उस पर वक्फ बोर्ड बिना ठोस सबूत के दावा कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु में एक गांव की जमीन पर और यहाँ तक कि 1500 साल पुराना मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बताया। यानी कि रात के 2 बजे तक इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर बहस हुई। इतना अगर हमारे देश के और मुद्दे पर बहस होती, जैसे कि मणिपुर वायलेंस, बेरोजगारी, बढ़ते रेप केस और टॉप जुडिशरी में करप्शन, इन सब चीज़ों पर अगर इतना बहस होता तो देश में कुछ सुधार होता। इस्लामिक लॉ में वक्फ का मतलब मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया अस्थायी धार्मिक दान है, जो अक्सर जमीन, इमारतें या अदर एसेट के रूप में होता है और इसी एसेट को अल्लाह के नाम पर दान किया जाता है और इससे होने वाले इनकम का उपयोग मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि वक्फ बोर्ड का मूल मकसद अच्छाई था, दान की प्रॉपर्टी से समाज की भलाई था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में गलती और दुरुपयोग ने इसे कंट्रोवर्शियल बना दिया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ मामलों में लोगों की जमीन पर वक्फ द्वारा अनुचित दावा हुआ है, लेकिन ये भी सच नहीं है कि वक्फ बोर्ड द्वारा हर किसी की जमीन छीन ली जाती है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दशकों से वक्फ बोर्ड इंडिया में सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस इंस्टीट्यूशंस में से एक के रूप में खड़ा है। अरबों की जमीन पर नियंत्रण, धार्मिक भावनाओं का समर्थन, कानून की परतों द्वारा संरक्षित और फिर भी कंट्रोवर्सी, एलिगेशन और बढ़ती जानाक्रोश से घिरा हुआ है। लैंड एंक्रोचमेंट से लेकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक और कम्युनिटी वेलफेयर के प्रोमिसेस से लेकर एलिगेड एक्सप्लॉयटेशन तक कई लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड अपने ओरिजिनल पर्पस से बहुत दूर चला गया है। हाल के ही महीनों में लोगों की आवाजें तेज हुई है, लीगल चैलेंजेस तेज हुई है, जिसमें पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और ऑर्डिनरी सिटीजन एक बोल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, या इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, या ये अपने रास्ते से भटक गया है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने, रिलीजियस हेरिटेज को प्रिजर्व करने और गरीबों की मदद करने के लिए बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए ये पावरफुल बॉडी है जो गुप्त रूप से काम करता है, जिस पर करप्शन, लैंड ग्रेविंग और पॉलिटिकल मिसयूज का आरोप है। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये सत्ता, धर्म, शासन और न्याय की कहानी है जो हर इंडियन को अफेक्ट करती है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इंडिया के सबसे गलत समझे जाने वाले इंस्टीट्यूशंस में से एक वक्फ बोर्ड के पीछे की अनटोल्ड ट्रूथ को एक्सपोज करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पार्लियामेंट में पास किया गया है, एक गहन चर्चा और बहस के बाद, क्योंकि इस बिल को वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसमें इसको लेकर पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस हुई, जिसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। लेकिन इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को सबसे पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि उस समय अपोजिशन के विरोध के कारण इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया था और जेपीसी ने इस पर विचार विमर्श किया और इसे 13 फरवरी 2025 को पेश किया, जिसे 6 दिन बाद यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिली। और अप्रूवल मिलने के बाद इस अमेंडेड बिल को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किरण रिजिजू ने 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया, जिसमें इसे यूनिफाइड वक्फ अमेंडमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद बिल नाम दिया गया। लोकसभा में इस बिल पर बहस 2 अप्रैल 2025 को दोपहर में शुरू हुई और ये 12 घंटे से अधिक समय तक चली, यानी कि रात के 2 बजे तक इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर बहस हुई। इतना अगर हमारे देश के और मुद्दे पर बहस होती, जैसे कि मणिपुर वायलेंस, बेरोजगारी, बढ़ते रेप केस और टॉप जुडिशरी में करप्शन, इन सब चीज़ों पर अगर इतना बहस होता तो देश में कुछ सुधार होता। खैर, टॉपिक पर आते हैं। ये बहस 3 अप्रैल 2025 की सुबह तक पूरी हुई, जिसमें रूलिंग पार्टी किरण रिजिजू और अमित शाह ने इस बिल को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी लाने और गरीब मुसलमानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी का कहना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिम विरोधी है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ओवैसी ने तो तर्क दिया कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों को कमजोर करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने तो पार्लियामेंट में बिल की प्रति फाड़कर विरोध जताया है। इस बहस में नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने, वक्फ प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट के कंट्रोल और वक्फ बाय यूजर प्रोविजन को हटाने जैसे मुद्दे पर तीखी बहस हुई है। और इस 12 घंटे के बहस के बाद 3 अप्रैल 2025 की सुबह लोकसभा में वोटिंग हुआ, जिसमें 288 एमपी ने इस बिल के पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ वोट दिए, जिससे मेजोरिटी फेवर में होने के कारण यह बिल लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद बिल को 3 अप्रैल को ही राज्यसभा में पेश किया गया, जहाँ पर बहस दोपहर में शुरू हुई और लगभग 14 घंटों तक चली, जो 4 अप्रैल की सुबह खत्म हुई, जिसमें
रूलिंग पार्टी ने एक बार फिर से बिल का बचाव किया और अपोजिशन इसका विरोध किया। और 4 अप्रैल 2025 की सुबह राज्यसभा में वोटिंग हुआ, जिसमें 188 एमपी ने पक्ष में और 95 ने इसके खिलाफ वोट दिया, यानी कि एक बार फिर से मेजोरिटी ने इसके फेवर में वोट दिया, जिसके कारण वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कंप्लीटली पार्लियामेंट से पास हो गया। और 6 अप्रैल को यह बिल आधिकारिक रूप से कानून बन गया, क्योंकि इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। लेकिन इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो कि हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का एम हेरिटेज साइट की सुरक्षा और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के प्रोविज़न के साथ वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करना है। तो इसमें अगर इसके पहले प्रोविज़न को देखा जाए तो पहले प्रोविज़न में बताया गया है कि वक्फ पहले नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता था, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का एम हेरिटेज साइट और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाते हुए वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सही करना है, क्योंकि वेरियस स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टी के दावे को लेकर डिस्प्यूट देखने को मिले हैं, जिसके कारण कानूनी लड़ाई और सामूहिक चिंताएं पैदा हुई है। जैसे कि सितंबर 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड में कुल 5,973 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि तमिलनाडु के थिरुचेथुरई गांव का एक किसान अपनी जमीन बेचने में असमर्थ था, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दिया था, जिसके कारण वो किसान अपनी बेटी की शादी के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पाया। दूसरा एग्जाम्पल है गोविंदपुर गांव, बिहार। अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे से 7 परिवार अफेक्ट हुए, जिसके कारण पटना हाईकोर्ट में ये केस चला। तीसरा एग्जाम्पल केरल। सितंबर 2024 में एर्नाकुलम जिला के करीब 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन यानी कि एंसेस्ट्रल लैंड पर वक्फ बोर्ड के दावे को चुनौती दे रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में अपील किया। और चौथा एग्जाम्पल कर्नाटक। साल 2024 में वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण किसानों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि कोई बेदखली नहीं होगी। अब बिल के दूसरे प्रोविजन को देखिए, जो कहता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का एम सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोग्राम को बढ़ावा देकर मुस्लिम महिलाएं, खासकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में इंप्रूव करना है। यानी कि अब वक्फ में महिलाएं भी इन्वॉल्व होंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। तीसरा प्रोविजन इसका कहता है कि वक्फ रिलीजियस, चैरिटेबल और सोशल वेलफेयर की जरूरत को पूरा करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, खासकर अंडर प्रिविलेज्ड के लिए। हालांकि मिसमैनेजमेंट, एनक्रोचमेंट और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसका इम्पैक्ट अक्सर कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गरीबों के लिए वक्फ के कुछ की बेनिफिट्स हैं। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका चौथा प्रोविजन कहता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का एम गवर्नेंस में सुधार लाना है, जैसे कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, वक्फ बोर्ड एंड लोकल अथॉरिटी के बीच कोऑर्डिनेशन को सही करना है और स्टेक होल्डर के राइट्स की सुरक्षा को इंश्योर करना शामिल है। और जो लास्ट और पांचवा प्रोविजन है इसका, वो कहता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्ड क्लासेस और अदर सेक्ट्स को एम्पावर करेगा। कुल मिलाकर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के एक सेकुलर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम स्टेबलाइज करता है, जबकि वक्फ प्रॉपर्टी तो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस को पूरा करता ही है। इसलिए इनके मैनेजमेंट में लीगल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है, जिनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस की जरूरत होती है। और इसी स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस को पूरा करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। और ये मेरा अपना कहना नहीं है, बल्कि जिन्होंने लाया है उनका कहना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू तो गवर्नमेंट की बात रख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विकास कुमार किसी अमीर और पावरफुल लोगों की चाटुकारिता नहीं करता है, बल्कि उनको उनके गलत कामों के लिए सीधा एक्सपोज कर देता है। अब चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है, तो एक एजुकेटर होने के नाते इसके प्रोविजन को बताना मेरा काम है, जो मैंने किया। अब आइए वक्फ और इसके इतिहास को समझते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड क्या है, इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले इस्लाम में वक्फ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो ये जो वक्फ शब्द है, ये अरबी मूल वकाफा से आया है, जिसका अर्थ है रोकना, कंट्रोल करना और प्रिजर्व करना। इसलिए इस्लामिक लॉ में वक्फ का मतलब मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया अस्थायी धार्मिक दान है, जो अक्सर जमीन, इमारतें या अदर एसेट के रूप में होता है, और इसी एसेट को अल्लाह के नाम पर दान किया जाता है। और इससे होने वाले इनकम का उपयोग मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। साथ ही गरीबों, अनाथों, विधवाओं की सहायता की जाती है और एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर चैरिटेबल एक्ट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो जब किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसका ओनरशिप अल्लाह को ट्रांसफर हो जाता है और कोई भी व्यक्ति उस पर दोबारा दावा नहीं कर सकता है, ना ही उसे बेच सकता है और ना ही किसी को गिफ्ट कर सकता है। तो ये था वक्फ का मतलब। अब आइए इसके इंडिया में हिस्टोरिकल ओरिजिन को देखते हैं। वक्फ कॉन्सेप्ट इस्लामिक रूलर के अराइवल के साथ इंडिया में आया, खासकर दिल्ली सल्तनत में 13वीं सेंचुरी के दौरान।
जब मुगल एम्पायर्स स्पेशली अकबर और औरंगजेब ने मस्जिद, सूफी दरगाह, रिलीजियस स्कॉलर्स और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को समर्थन देने के लिए वक्फ के रूप में बड़ी मात्रा में जमीन लेकर वक्फ प्रैक्टिस को एनकरेज किया, जिसके कारण वक्फ एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम बन गई जहां जमीन और गांव रिलीजियस और सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए डेडिकेटेड किए गए, जिनमें इन प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए मुतलवी यानी कि केयर टेकर अपॉइंट की गई। लेकिन जब मुगल का इंडिया से कंट्रोल खत्म हो गया तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल गेन कर लिया, और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल गेन कर लिया तब ये लोग वक्फ के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ये लोग पहले कभी देखे नहीं थे और ना ही ये कॉन्सेप्ट इनके वेस्टर्न लॉ में था। इसलिए ये लोग वक्फ के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज हो गए। लेकिन 1894 में प्रिवी काउंसिल ने फैसला सुनाया कि वक्फ ऑल औलाद, जो कि फैमिली बेनिफिट के लिए बनाया गया वक्फ है, ये अवैध है यानी कि इनवैलिड, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में मैसिव डिसरप्शन क्रिएट हो गया। लेकिन इस डिसीजन को 1913 में मुसलमान वक्फ एक्ट वैलिडेटिंग एक्ट के तहत उलट दिया गया तथा वक्फ को फैमिली और चैरिटेबल यूज़ के लिए वैलिड कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था, लेकिन रिलीजियस एस्पेक्ट में उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। अब 1947 के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में वक्फ एक नेशनल इशू बन गया, जिसमें इसका रीज़न ये था कि वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था। साथ ही कई वक्फ लैंड पर इलीगली कब्जा किया जा रहा था, उसका मिसयूज़ किया जा रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 25-30 के तहत माइनॉरिटी के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट था। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए 1954 में वक्फ एक्ट लाया गया, लेकिन इसको 1995 में अपडेट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इस वक्फ एक्ट को पास किया, जिसमें इस एक्ट के कारण नेशनल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का क्रिएशन हुआ और स्टेट लेवल पर स्टेट वक्फ बोर्ड का क्रिएशन हुआ। तो इसमें अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात की जाए तो ये 1964 में स्टेबलाइज हुआ अंडर द वक्फ एक्ट ऑफ 1954। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल गवर्नमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए एक एडवाइजरी बॉडी है। ये पूरे इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट को मॉनिटर करता है। इसके अलावा इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल को यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा लीड किया जाता है, जो अभी के समय में किरण रिजिजू जी हैं। और इतना ही नहीं, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल डायरेक्टिव इशू करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, मुतलवी यानी कि केयर टेकर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और वक्फ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को एंश्योर करता है। अब स्टेट वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन वाले स्टेट है उन सबको वक्फ एक्ट के तहत स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन करना होगा, ताकि ये बोर्ड स्टेट के भीतर वक्फ प्रॉपर्टी के डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदारी ले सके। तो इसके कुछ की फंक्शन है, जैसे कि ये स्टेट में सभी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखता है, मुतलवीज यानी कि मैनेजर और केयर टेकर को अपॉइंट करता है और सुपरवाइज करता है, साथ ही वक्फ लैंड पर इलीगल ऑक्यूपेशन और सेल के खिलाफ एक्शन लेता है, और ये एंश्योर करता है कि जनरेटेड इनकम का इस्तेमाल रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाए। तो ये था पूरा वक्फ बोर्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है, खासकर ये कि क्या ये सचमुच में लोगों की जमीन पर कब्जा करता है। तो यहाँ पर सच ये है कि वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट 1995 के तहत यानी कि कानून के तहत यह अधिकार है कि वो किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, अगर उसे लगता है कि वो पहले से वक्फ के लिए दी गई थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि उनकी अपनी जमीन जो पीढ़ियों से उनके पास थी उस पर वक्फ बोर्ड बिना ठोस सबूत के दावा कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु में एक गांव की जमीन पर और यहाँ तक कि 1500 साल पुराना मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बताया, जिससे विवाद हुआ। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि वक्फ एक्ट में बोर्ड को काफ़ी ताकत दी गई है। तो अगर बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो उसका मालिक कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर केस लड़ता है, और वहां से निकला फैसला आखिरी होता है। कई लोग इससे अनुचित मानते हैं और कहते हैं कि इससे उनकी जमीन छीन सकती है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो सिर्फ उसी जमीन को लेता है जो पहले से वक्फ के लिए दी गई होती है, और उसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई होती है। तो सच ये है कि हाँ, कुछ मामले में वक्फ बोर्ड की हरकतों से लोगों को लगता है कि उसकी जमीन हड़पी जा रही है, खासकर जब पुराने दस्तावेज साफ नहीं होते हैं। लेकिन हर किस में ऐसा हो ये कहना भी ठीक नहीं है। ये कानून और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है, और इसलिए आजकल वक्फ एक्ट में बदलाव की गई है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और गलत दावों को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि वक्फ बोर्ड का मूल मकसद अच्छाई था, दान की प्रॉपर्टी से समाज की भलाई था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में गलती और दुरुपयोग ने इसे कंट्रोवर्शियल बना दिया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ मामलों में लोगों की जमीन पर वक्फ द्वारा अनुचित दावा हुआ है, लेकिन ये भी सच नहीं है कि वक्फ बोर्ड द्वारा हर किसी की जमीन छीन ली जाती है। सब बीच में है, कानून और उसकी कमियों के बीच फंसा हुआ है। हालांकि नए अमेंडमेंट से शायद ये व्यवस्था बेहतर हो। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।